हाँ मसला है, ये नहीं मैं कहता, लेकिन हम इसको संभाल लेंगे कि पाकिस्तान, जी ठीक है चलिए ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। पाकिस्तान संभाल लेगा, पाकिस्तान संभाल रहा है, और इसीलिए तुर्की, सऊदी अरब और फिर उसके बाद फिर जो हमारी मुसलमानों की इत्तेहाद फोर्सेस बन रही हैं उसके अंदर भी जनरल राहील शरीफ जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है वो किस कामयाबी से लड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पर भी अपनी लड़ाई को तेज करना होगा, क्योंकि हर जंग लड़ने के बाद एट दी एंड अल्टीमेटली मेज पर आना पड़ता है, और मेज पर उसकी जीत होती है जिसकी डिप्लोमेटिक जीत हो रही है। और यहाँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, 4 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद फॉरेन मिनिस्टर बने या ना बने, ये संजीदगी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मईशत के हवाले से बात करेंगे जो एक और जरिया है जंग जीतने का। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे मसले मसाइल की जिन्होंने पाकिस्तान को घेरे रखा है, लेकिन इन मसलों का हल एक ही है, मुईशत की तरफ, बेहतरी की तरफ जाना, मुईशत का आगे बढ़ना, और साथ ही साथ इस जंग में जो कि हम ऐसे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हमारी मुईशत को डाउन कर दिया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मुईशत को बेहतर करना। अब इकॉनमी को बेहतर करने के लिए खालिद साहब हमें डेफिनेटली बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिससे नबरदाज़ होना पड़ेगा, जैसे ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अंदर जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ हमारा सर्कुलर डेट भी ऐसा है कि वो सर चढ़ के बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ सीपैक की सड़कें बना देने से तो सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन तो तब होगा जब इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। ये आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान को बड़ा मसला दरपेश है वो यही है कि हम अपनी मुकामी लोकल इकॉनमी को कैसे बढ़ाएं, ताकि जो हम कर्ज़े ले रहे हैं, जो हम ख़र्चा कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे हों। अभी हाल ही में जो एक मूडी इदारा है उसकी रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि जनाब आपका इस साल जून तक जो बैरूनी कर्ज़ा है वो 79 बिलियन डॉलर हो जाएगा। वो तकरीबन हमारी GDP का 65% हिस्सा या 66% कर्ज़ा बनता है। और दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा खसारा बढ़ रहा है, मैं आज अखबार में पढ़ा था जो बैरूनी मुल्कों से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें कहीं लिखा हुआ था 2.4, कहीं इससे ज़्यादा उसमें कमी आ रही है। फिर एक और जो हमें मसला हो रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स, चूँकि पहले बिजली नहीं थी, डॉलर की कीमत की वजह से हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल जो है वो कम हो रही हैं। तो ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज़ा हम पे इतना बढ़ जाए, हम कर्ज़ा दे न सकें, हम दोबारा IMF की तरफ जाएं। और ये बात मुसलमा है कि मगरब दुनिया को IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों के ज़रिए कंट्रोल करता है। अच्छा, अब ऐसे में हमारे लिए सीपैक वाक़तन एक बहुत बड़ा जिसे है गेम चेंजर है, और हमें उम्मीद यही है कि इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। लेकिन अब इस पर हमारे यहाँ लोगों की रिजर्वेशन है। हमारे सनतकार कहते हैं जनाब हम चाइनीज़ सनतों का मुकाबला कैसे करेंगे, अगर वो आ गए, उनको मराहत मिली, हम किधर जाएंगे। अगर चाइनीज़ ने सारी इन्वेस्टमेंट की सही और वो सारा कर्ज़ा है, कोई फ्री इमदाद तो नहीं, तो ये हर साल हम पैसे कैसे वापस करेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब अनकरीब हर साल आपको चाइनीज़ जो 46 या 65 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इसका 5 या 7 बिलियन डॉलर हर साल वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था प्लानिंग कमीशन में हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा है जनाब अगले 2-3 साल बाद जब सीपैक ऑपरेशनलाइज होगा हमें 5-7 बिलियन डॉलर जो हैं वो मिला करेंगे ये ट्रांजिट लेवीज़ में जो हमारे से सामान गुजरेगा। तो मेरे ख्याल में जो असल बात है वो ये है कि हम इस वक्त अपनी इकॉनमी को कैसे ग्रो करें, और ख़ुसूसन वो इकॉनमी जो हम बरामदात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या पुट इट वेरी सिंपली हम अपनी टेक्सटाइल को, लेदर इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएं, ख़ुसूसन अपनी एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाएं ताकि हमारी आमदनी में इजाफा हो और मुल्क में गुर्बत कम हो। ये चैलेंज है, लेकिन
कुछ हमें नज़र भी आ रहा है, वो नज़र यही आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बिजली की कमी पूरी हो जाएगी। चाइना की वजह से हमें दुनिया में अपनी मंडियाँ ढूंढने में आसानी पड़ेगी। लेकिन क्या हुकूमत और सनतकार मिलकर ये बैठ के फ़ैसला कर सकते हैं कि जनाब हमने किस जगह पर कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, उसको कैसे सपोर्ट करना है? बदकिस्मती से इस मामले में मैं समझता हूँ अभी तक पेशरफ्त नहीं है। चंद एक चीज़ों में है, हमारा सीमेंट इस वक्त सीमेंट सेक्टर अच्छा जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा जो है वो अच्छा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा जा रहा है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया, एक्सपोर्ट्स कम हैं, डेफिसिट कम है, और ख़ास तौर पर मुल्क में पढ़े लिखे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं निकल रही। ये एक बहुत बड़ा तूफान। अच्छा खालिद साहब, आप फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे बिजली की किल्लत कम होती चली जाएगी, बिजली लोड शेडिंग कम होती जाएगी, बिजली ग्रिड में आती जाएगी, लेकिन बिजली बनाना तो शुरू कर देंगे, उसकी ट्रांसमिशन एक बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द नेगेटिविटीज, कुछ पॉजिटिविटीज भी सीपैक के बारे में बहुत सारे बाहर के लोगों की तरफ से कही जा रही हैं। एक रेनमन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सीपैक के बारे में पॉजिटिव आउटलुक दिखाई गई। अब बाहर के लोग इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं। अब तो ये हम पे मुनहसर है कि हम इसको किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं और कितना इसको अपने जो है मफाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया मैंने भी पढ़ी है, ये रेनमैन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, और उन्होंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब हमेशा हम कहते थे पाकिस्तान की काम करने की रफ्तार सुस्त है, लेकिन उन्होंने कहा हमने देखा है कि बिजली के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पाकिस्तानियों ने काम बड़ा तेज़ किया है। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि ये बड़े बड़े काम इतनी जल्दी नहीं होते, आहिस्ता होते हैं। ये रोज़ मत कहें कि आज बिजली पूरी हो जाएगी, ये 2018 के बाद ही बिजली पूरी होगी। तो ये दो वजूहात की वजह से, सीपैक की वजह से, और पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है, दुनिया अब देख रही है कि पाकिस्तान एक बड़ी प्रोडक्टिव इकानमी बन सकती है। और यहाँ पे ज़राअत है, यहाँ पे मिनरल्स हैं। अगर हम अपना इंटरनल हालात ठीक कर लें, गवर्नेंस अच्छी करें, करप्शन पे काबू पाएँ, बहुत सारी दुनिया सीपैक में हिस्सा बनना चाहेगी। पिछले दिनों डिबेट चली कि जनाब कहीं चाइनीज़ एम्बेसडर ने इंडिया को कहा है कि आप शामिल हों, हम नाम बदल देंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं हुई। इंडिया हर चीज़ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। तो कल को मुमकिन है चाहे इंडिया भी इसमें शामिल होना चाहे, क्योंकि सीपैक के ज़रिए एक बहुत बड़े ख़ित्ते को मगरब के साथ तजारत करने का मौका मिलेगा। हमने देखना ये है कि इस सीपैक के नतीजे में हम अपनी किस किस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, अपने सनतकार को तैयार करें, अपने मज़दूरों को तैयार करें, अपने मुल्क में टैक्सेशन सिस्टम ठीक करें। और ख़ुसूसन ये पिछले दिनों कहीं किसी ने कहा है कि जी तरक्की कर लेते हैं, करप्शन से बाद में निपटेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप करप्शन को, गवर्नेंस को साथ साथ हित करें, आप देखेंगे कि तरक्की भी साथ होगी। ठीक है, ब्रेक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि असल मसला ही ये है कि सीपैक वैसे तो बड़ा अच्छा मंसूबा है, बाकी मंसूबे भी बहुत अच्छे हैं, सामने से देखने में हर चीज़ नज़र आती है अच्छी, लेकिन अगर उसके अंदर करप्शन की मिट्टी मिला दी जाए तो फिर उसके बाद डेफिनेटली चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ती जिस तरह से एक्सपेक्टेशन होती है, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इकॉनमी को आगे लेकर जाएगी। और सीपैक का भी वही हाल है। अगर शफाफ तरीके से आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान की मईशत को लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में भी आगे बढ़ा पाएगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद कुछ अपने मुआशरे की बात करेंगे। मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतर होना है और बहुत सारी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ, बेहतरी की राह पर गामजन है। कौन सी चीज़ें, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कुछ मुआशरे के हवाले से, और मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए दो लोगों का कलीदी किरदार है, एक डॉक्टर्स और एक असातिज़ा। सबसे पहले असातिज़ा की बात करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स इकट्ठे हुए और शिद्दत पसंदाना सोच के खिलाफ जो है वो काम करने का अज़्म जाहिर किया। खालिद साहब, मशल खान वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद तो वैसे ही सर चकरा गए थे कि पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो क्या रहा है। इस कदम को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैंने अपने ऐसे दोस्तों से जो पुलिस में या इंटेलिजेंस में हैं, उनसे इस मौजू पे गुफ्तगू की है, और वो ये समझते हैं कि यूँ नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ खुदा न खास्ता दहशत गर्दों की आमाजगाह हैं। ये मशल खान वाला वाक़या हुआ, कल परसों एक सिंध की एक बच्ची है जो
सेकेंड ईयर की मेडिकल की स्टूडेंट है, वो दाइश में शामिल होना चाहती थी। सफूरा का जो वाक़या हुआ था कराची वाला, उसमें पढ़े लिखे शामिल थे लोग। लेकिन अमूमी तौर पे हमारी यूनिवर्सिटियों में दहशत गर्दी के निशानात नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियों की सोच है उसके ऊपर कब्ज़ा है हमारे उन मजहबी ग्रुपों का जिन्होंने यूनिवर्सिटियों को अपने सियासत का हिस्सा बनाया हुआ है, और उसकी वजह से यूनिवर्सिटी में एक जिसे कह लें एक रोशन ख्याली की सोच सामने नहीं आती। अमूमी तौर पे दुनिया में यूनिवर्सिटियाँ तो बड़ी लिबरल गिनी जाती हैं। हिंदुस्तान में आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर कश्मीरी तलबा को अपनी बात करने का मौका दिया गया और हुकूमत ने फिर बड़ा उसके ऊपर इतराज़ किया। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में अभी तक जिसे कहते हैं खुला माहौल, एक साइंटिफिक माहौल नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियों में जो हमारे इस्लामिक डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनमें जो मज़हब की सोच लोगों को बताई जाती है वो तंग नज़री की सोच है। वो सही मानों में इस्लाम की, इंसान दोस्ती की, दूसरे मज़ाहब की इज़्ज़त की और हकूक़ुल इबाद की बरतरी, ये सबक नहीं दिया जाता। पहली बात तो ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटियों में इस्लामिक टीचिंग के डिपार्टमेंट हैं उनमें सही आदमी लाए हैं। दूसरा, देखिए यूनिवर्सिटियों में नौजवान आदमी खेलते हैं, हमने यूनिवर्सिटियों में खेलों को तकरीबन ख़त्म कर दिया। हमें चाहिए यूनिवर्सिटियों को खेलों का सेंटर बनाएं। मुझे याद है जब मैं हुकूमत में नौकरी कर रहा था, हमने यूनिवर्सिटियों में ये फ़िटनेस सेंटर बनाए, ये बनाए, खेलों के इदारे बनाए। तो पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सिटियों में खेलों को फ़रोग़ दें। उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यूनिवर्सिटियों में जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनको परवान चढ़ाएँ, जिनमें शामिल है डिबेटिंग, नात ख़ानी, म्यूज़िक, ड्रामा, एक्टिंग। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट होने चाहिए। देखिए कितनी बदनसीबी है कि सारा दिन हम अपने घरों में टीवी देखते हैं, हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते कि वो अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं। ये काम सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कर रही हैं। हमारी बड़ी कम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो इन चीज़ों को अगर हम जोर देंगे तो यूनिवर्सिटियों में एक रोशन ख्याली का माहौल पनप पाएगा। सही। खालिद साहब, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है, और वो है कि मैंने जिस तरह कहा था कि एक तो असातिज़ा हैं, दूसरे मसीहाई जो शोबा है डॉक्टर्स का, और एक तरफ हम देखते हैं कि वो इलाज मुआवजा कर रहे हैं, बहुत सारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, दूसरी तरफ वो किडनीज का इलीगल ट्रांसप्लांट वाला मामला सामने आया जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने काम भी किया, कार्रवाई भी की और वीडियो भी सामने आई। अब ये भी तो एक सिचुएशन है, इसको कैसे डील करेंगे? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि पाकिस्तान में किडनीज़ का गैर काम होता है। कई लोग तो कहते हैं जनाब इसकी असल वजह तो गुर्बत है, गरीब आदमी जीने के लिए सब कुछ बेचने को तैयार है। रोज़ आप किस्से पढ़ते हैं, बाप ने 3 बेटियों को मार दिया, खुदकुशी कर ली। लेकिन मैं इसको और तरीके से देखता हूँ। देखिए माशरे में हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक सोशल सर्विस के साथ है, मैं स्कूल खोलता हूँ, हस्पताल खोलता हूँ, मैं हजामत की दुकान खोलता हूँ, मिठाई बनाता हूँ, नाखून काटता हूँ, जो काम करता हूँ इसको रेगुलेट होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक तरीक़ाकार हो कि अगर मैंने दूध बेचना है तो मेरे पास बुनियादी ज़रूरियात हों। जब उस बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करूँ फिर मेरी चेकिंग हो, रेगुलेट हो सोसाइटी। सारी दुनिया में इसी तरह आप रेगुलेट करते हैं। अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में एक रेगुलेटरी मोड की तरफ जा रही है कि किसी हस्पताल को आपने चेक करना है, उसको इंस्पेक्ट करें। स्कूल की तालीम ठीक नहीं, उसको इंस्पेक्ट करें। अगर कोई और पब्लिक सर्विस है, उधर आप ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं, आपका सामान ठीक नहीं, उसको रेगुलेट करें, उसकी सज़ाएँ मुकर्रर करें, उनको लोगों को ट्रेन करें। लेकिन ये बात बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया, बड़ी अफसोसनाक बात है कि पढ़े लिखे लोग जब पैसे कमाने के लिए जुर्म करते हैं तो इससे सोसाइटी की कदरों की सही आपको तयन करने में मदद मिलती है, और हमें इस पे अपने आप पर बहुत अफसोस होना चाहिए। ठीक है खालिद साहब, बहुत एंडिंग की तरफ आ गए हम। डेफिनेटली वक्त कम है, इसके ऊपर जितनी बात की जाए उतना कम, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इतना ज़रूर है कि रेगुलेट सिर्फ कागज़ों में नहीं, प्रैक्टिकली भी किया जाए। यानी चेक्स एंड बैलेंसेस और कवानीन सिर्फ कागज़ों और किताबों के अंदर बंद करने के लिए नहीं, बल्कि ऑन ग्राउंड इन प्रैक्टिस करने के लिए भी मौजूद है। लेकिन यहाँ
ऑन ग्राउंड और इन प्रैक्टिस चेक्स एंड बैलेंसेस हो रहे होते तो हालत यहाँ तक ना पहुंचती। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यही कहा जाता है। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज़ेरे बहस के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर है और हमें उम्मीद यही है कि इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। लेकिन अब इस पे हमारे यहाँ लोगों की रिजर्वेशन है। हमारे सनतकार कहते हैं जनाब हम चाइनीज़ सनतों का मुकाबला कैसे करेंगे? अगर वो आ गए, उनको मराहत मिली, हम किधर जाएंगे? अगर चाइनीज़ ने सारी इन्वेस्टमेंट की सही और वो सारा कर्जा है, कोई फ्री इमदाद तो नहीं, तो ये हर साल हम पैसे कैसे वापस करेंगे? अब लोग कह रहे हैं कि जनाब अनकरीब हर साल आपको चाइनीज़ जो 46 या 65 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, इसका 5 या 7 बिलियन डॉलर हर साल वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं पढ़ रहा था प्लानिंग कमीशन में हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट की स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा है जनाब अगले 2-3 साल बाद जब सी पैक ऑपरेशनलाइज होगा, हमें 5-7 बिलियन डॉलर जो हैं वो मिला करेंगे ये ट्रांजिट लेवीज़ में, जो हमारे से सामान गुजरेगा। तो मेरे ख्याल में जो असल बात है वो ये है कि हम इस वक्त अपनी इकॉनमी को कैसे ग्रो करें, और ख़ुसूसन वो इकॉनमी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे मसले मसाइल की जिन्होंने पाकिस्तान को घेरे रखा है, लेकिन इन मसलों का हल एक ही है, मुईशत की तरफ, बेहतरी की तरफ जाना, मुईशत का आगे बढ़ना। और साथ ही साथ इस जंग में जो कि हम ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने हमारी मुईशत को डाउन कर दिया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मुईशत को बेहतर करना। अब इकॉनमी को बेहतर करने के लिए खालिद साहब हमें डेफिनेटली बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिससे नबरदाश्त होना पड़ेगा। जैसे ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो तजारती खसारा है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अंदर जो गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमारा सर्कुलर डेट भी ऐसा है कि वो सर चढ़ के बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ सीपैक की सड़कें बना देने से तो सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन तो तब होगा जब इसका पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। ये आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान को बड़ा मसला दरपेश है वो यही है कि हम अपनी मुकामी लोकल इकॉनमी को कैसे बढ़ाएं, ताकि जो हम कर्ज़े ले रहे हैं, जो हम ख़र्चा कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे हों। अभी हाल ही में जो एक मूडी इदारा है उसकी रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि जनाब आपका इस साल जून तक जो बैरूनी कर्ज़ा है वो 79 बिलियन डॉलर हो जाएगा। वो तकरीबन हमारी GDP का 65% हिस्सा या 66% कर्ज़ा बनता है। और दूसरा, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा खसारा बढ़ रहा है, मैं आज अखबार में पढ़ा था जो बैरूनी मुल्कों से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें कहीं लिखा हुआ था 2.4, कहीं इससे ज़्यादा उसमें कमी आ रही है। फिर एक और जो हमें मसला हो रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स, चूँकि पहले बिजली नहीं थी, डॉलर की कीमत की वजह से हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल जो है वो कम हो रही हैं। तो ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्ज़ा हम पे इतना बढ़ जाए, हम कर्ज़ा दे ना सकें, हम दोबारा IMF की तरफ जाएं। और ये बात मुसलमा है कि मगरब दुनिया को IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों के ज़रिए कंट्रोल करता है। अच्छा, अब ऐसे में हमारे लिए सीपैक वाक़तन एक बहुत बड़ा जिसे है गेम चेंजर जो हम बरामदात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या पुट इट वेरी सिंपली, हम अपनी टेक्सटाइल को, लेदर इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएं, ख़ुसूसन अपनी एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाएं ताकि हमारी आमदनी में इजाफ़ा हो और मुल्क में गुर्बत कम हो। ये चैलेंज है। लेकिन कुछ हमें नज़र भी आ रहा है, वो नज़र यही आ रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बिजली की कमी पूरी हो जाएगी। चाइना की वजह से हमें दुनिया में अपनी मंडियाँ ढूंढने में आसानी पड़ेगी। लेकिन क्या हुकूमत और सनतकार मिलकर ये बैठ के फ़ैसला कर सकते हैं कि जनाब हमने किस जगह पर कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, उसको कैसे सपोर्ट करना है? बदकिस्मती से इस मामले में मैं समझता हूँ अभी तक पेशरफ्त नहीं है। चंद एक चीज़ों में है, हमारा सीमेंट इस वक्त सीमेंट सेक्टर अच्छा जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा जो है वो अच्छा जा रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अच्छा जा रहा है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया एक्सपोर्ट्स कम हैं, डेफिसिट कम है, और ख़ास तौर पर मुल्क में पढ़े लिखे बच्चों के लिए तो हाँ मसला है।
सही, ये खालिद नहीं साहब मैं ब्रेक की कहता, तरफ जाना है मुझे, लेकिन हम और इसको इतना संभाल जरूर है लेंगे। कि पाकिस्तान, जी ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। पाकिस्तान संभाल लेगा, पाकिस्तान संभाल रहा है, और इसीलिए तुर्की, सऊदी अरब और फिर उसके बाद फिर जो हमारी मुसलमानों की इत्तेहाद फोर्सेस बन रही हैं, उसके अंदर भी जनरल राहील शरीफ जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है वो किस कामयाबी से लड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह पर भी अपनी लड़ाई को तेज करना होगा, क्योंकि हर जंग लड़ने के बाद एट दी एंड अल्टीमेटली मेज पर आना पड़ता है, और मेज पर उसकी जीत होती है जिसकी डिप्लोमेटिक जीत हो रही है। और यहाँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, 4 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद फॉरेन मिनिस्टर बने या ना बने। ये संजीदगी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मुईशत के हवाले से बात करेंगे जो एक और जरिया है जंग जीतने का। आफ्टर ब्रेक।